नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हमने हिंदी का क्रम में संधि पढ़ी थी और संधि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भाई, आपने जो संधि पढ़ी थी स्वर संधि, तो स्वर संधि में आपने देखा और आपने जाना भी होगा कि स्वर संधि में हमने स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता था। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों? व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर दोनों में से किसी से हो जाएगा। स्वर संधि में जो मेल था वो स्वर का मेल स्वर से होता था। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर किसी से हो सकता है, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। आप चाहो तो उसकी परिभाषा भी लिख लो और ना लिखो तो आप ये समझ लो। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि व्यंजन संधि जो हो बनेगी वो व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर के होने से बनेगी। व्यंजन संधि जो करेंगे उसमें व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होगा, तभी व्यंजन संधि बन पाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए। आप आगे समझें और नियम नंबर 1 डालें। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 डालें। और नियम नंबर 1 क्या कहता है? अच्छा, नियम नंबर 1 पढ़ने से पहले हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट सीख लेते हैं, जो बातें हमें काम आएंगी। अगर हम पढ़ते हैं और हमने पढ़ा का, खा, गा, घा, गा, ऐसे चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। आप देख रहे हैं ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, ये का वर्ग का व्यंजन है, ये वाले चा वर्ग के व्यंजन है, ये वाले टा वर्ग के व्यंजन है, ये वाले ता वर्ग के व्यंजन है और ये वाले पा वर्ग के व्यंजन है। ये का वर्ग का पहला है, मतलब पहला लेटर, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। आप देख रहे हैं ये का वर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा और ये पांचवा वर्ण है। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ग पहला होता है। का वर्ग का पहला का होता है, दूसरा खा होता है, तीसरा गा होता है, चौथा घा होता है, पांचवा उंगा होता है। ऐसे ही का वर्ग चा वर्ग का पहला चा होगा, दूसरा छा होगा, तीसरा जा होगा, चौथा झा होगा, पांचवा या होगा। टा वर्ग का पहला टा होगा, दूसरा ठा होगा, तीसरा डा होगा, चौथा ढा होगा, पांचवा ड़ा होगा। ता वर्ग का पहला ता, दूसरा था, तीसरा दा, चौथा धा, पांचवा ना होगा। इसी प्रकार पा वर्ग का पहला पा होगा, दूसरा फा होगा, तीसरा बा होगा, चौथा भा होगा, पांचवा मा होगा। आइए इन बातों को समझ लीजिए, ये आपको काम आएंगी। तो आप नियम नंबर 1 लिख लीजिए। नियम नंबर 1 डालिए आप। और नियम नंबर 1 आपका कहता है यदि का और का कैसा हलंत वाला, चा और चा कैसा हलंत वाला, टा कैसा हलंत वाला और ता कैसा हलंत वाला और पा कैसा। यदि क च ट त प, क च ट त प, ठीक है, मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए? का च ट त प में से कोई हो, या तो सिर्फ का हो, या सिर्फ चा हो, या सिर्फ टा हो।
इनके बाद में से कोई हो, क्या क्या हो, किसी भी वर्ग का तृतीय, किसी भी वर्ग का तृतीय, किसी भी वर्ग का चतुर्थ, किसी भी वर्ग का चतुर्थ, या फिर कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ आप समझते ही हो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या, रा, ला, वाग्यो। मतलब का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का चौथा, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, अथवा कोई स्वर हो, अथवा कोई स्वर हो, या फिर कोई क्या हो, स्वर हो, या फिर कोई स्वर हो तो, हो तो का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने ही वर्ग के, तो का जो तीसरा होता है थर्ड लेटर, वो का, ख, ग, चा, छा, जा, टा, ठा, डा, ता, था, दा, और पा, फा, वा में परिवर्तित हो जाते हैं। आप बहुत आराम से पढ़ें, आपको कोई आवश्यकता नहीं जल्दबाजी करने की। आप उदाहरण देख लीजिए। अगर हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखिए आप, हमने आपको उदाहरण लिखा दिया कोई एक, हमने लिखाया सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। जब हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था तब आपने देखा था कि हमने जो संधि की थी तो हमारी एक क्वालिटी ये रही थी कि हमने प्लस के लेफ्ट और प्लस के राइट में संधि की थी। तो प्लस के एकदम लेफ्ट में ता है और प्लस के एकदम राइट में आ है, आ दीर्घ आ। तो देखो हमारे जो नियम कहता है वो कहता है कि ता, यह है ता के बाद कोई तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, अंतस्थ नहीं है, कोई स्वर है। तो ता के बाद में कोई स्वर आता है तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे दा में परिवर्तित हो जाता है। तो ता जो परिवर्तित होगा किसमें होगा, दा में। अब देखो ताप अगर यहां हलंत है तो दा भी क्या होगा, हलंत होगा। तो सत का क्या हो जाएगा, सद, और ये रहेगा आचार। ये आ मिलेगा दा में तो ये दा पूरा, और ये पीछे का चार और आगे का सा, तो फाइनली बन गया ये सदाचार। उम्मीद आप बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। हमने लिखा बाक धन ईश, बाक धन ईश। तो आप देखें कि का के सामने क्या आया है, स्वर आया है। तो का के सामने अगर स्वर आएगा, अगर का के सामने स्वर आएगा तो का अपने ही वर्ग के तीसरे गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो का जब चेंज होगा गा में तो का हलंत है दोस्तों, तो गा भी क्या होगा, हलंत। आगे का वा ऐसे ही रहेगा, पीछे बड़ी ईस और ऐसे ऐसे रहेगा। बड़ी ई मिलेगा गा में तो क्या हो जाएगा, गी, और पीछे का शा, आगे का वा, तो फाइनली क्या हो गया, ये वागीश। ठीक है। एक और देख लीजिए, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दिक प्लस अंत, दिक अंत। अब देखो का के बाद में आया आ, मतलब कोई आधा जो हलंत का है, और हलंत का के बाद में अगर आ गया, देखो जो हलंत का मैंने लिखा है ना, हलंत का, हलंत चा, हलंत टा, ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए हम इसको हलंत का बोल रहे हैं, हलंत चा बोल रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि व्यंजन का, व्यंजन चा, व्यंजन टा, ये शुद्ध व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन जो का लिखा हुआ है, इस का के आगे स्वर आया है तो का अपने ही वर्ग के तीसरे मतलब गा में जाएगा।
और पीछे वाला आ तो ऐसे है ही, ये आ मिलेगा गा में तो ये गा पूरा हो जाएगा, पीछे का आधा ना और ता और आगे का दी, तो क्या हो जाएगा दिगंत। तो एक नियम होता है, नियम यह है प्यारे बच्चों कि का च टा ता पा शुद्ध व्यंजन का मेल, का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ वर्ण से हो जाए अथवा स्वर से हो जाए तो का अपने ही वर्ग के तीसरे में गा में, चा अपने ही वर्ग के तीसरे में जा में, टा अपने ही वर्ग के तीसरे में डा में, ता अपने ही वर्ग के तीसरे में दा में और पा अपने ही वर्ग के तीसरे में वा में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत? आप इसे नोट कीजिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर और देखना है तो एक देख लीजिए, यहां लिखा अपधन जा, अपधन जा। प्यारे बच्चों जो पा लिखा हुआ है इस पा के बाद में आया जा, आप देख रहे हैं पा के बाद में जा आया, जा जो है वो कौन से वर्ग का, चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा है, चा छा और जा। तो जा जब तीसरा वर्ण है, जा जब तीसरा वर्ण है तो पा का मेल तीसरे से होगा तो पा अपने तीसरे में बदलेगा, तो पा का जो तीसरा होता है पा फा और वाह होता है, और बा कैसा हलंत, और ये पीछे जा रहेगा और ये आगे आ रहेगा। तो इसे हम पढ़ेंगे अब्ज, चूंकि ये आधा बा है या फिर शुद्ध व्यंजन है बा का, जब बा शुद्ध व्यंजन के रूप में है, आधा बा है, तो आधे बा को लिखने की व्यवस्था हमारे यहाँ ऐसे बनाई गई है, तो इसे हम बोलेंगे अब्ज। क्या बोलेंगे इसे? अब्ज। आप आगे चलिए, आगे हम लिखते हैं, हमने लिख लिया एक बृहत, बृहत कहते हैं बड़े के लिए, और रथ, बृहत रथ। आइए अब देखो भाई, बृहत का लास्ट में क्या है, ता और रथ। तो देखो ता के बाद में क्या आया, रा, और रा किस में आता है, अंतस्थ में, रा किस में आता है, अंतस्थ में। तो ता का मेल जब रा से हुआ, ता का मेल जब रा से हुआ तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे, ता था दा, और ता हलंत तो दा भी हलंत, और पीछे रा और था, आगे ब्रह, तो क्या हो गया ये वृहद्रथ। और इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहे बृहद्रथ, तो आप बृहद्रथ ऐसे लिख देते। ठीक है, आशा करता हूं आप बात को समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ नंबर 2 डालिए, नियम नंबर 2 डाले सब लोग, नियम नंबर 2 कर दिया। चलिए दोस्तों, नियम नंबर 2 डाल लीजिए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि, चाहे तो आप परिभाषा लिख लीजिए, चाहे आप वैसे लिख लीजिए जैसा लिखाया था, तो ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग, तो देखो कोई वर्ग हो उसका प्रथम वर्ण कौन सा होता है, वही होता है भाई क, फिर चा, तो यहां पे आप यदि और लिख लो, यदि क च ट त और पा के बाद, मतलब का मेल के बाद कोई भी अनुनासिक, कोई भी अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। यदि काचा टाता पा के बाद अनुनासिक वर्ण आए या पांचवा वर्ण आए, या लिख लीजिए आए, तो प्रथम वर्ग जो होता है ना, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो का पांचवा कौन सा होता है भाई, का पांचवा होता है गा, और का हलंत तो गा भी हलंत, चा अपने पांचवें, चा छा जा झा इया हलंत, टाठा डाढ़ा अड़ा अड़ा हलंत, ताथा दाधा ना हलंत, और पाफा वाभा मा हलंत। प्यारे दोस्तों, का पांचवा होता है गा, चा का पांचवा होता है या, टा का पांचवा होता है अड़ा, ता का पांचवा ना, पा का पांचवा वाह, सॉरी माँ होता है। क्या होता है ये, माँ।
इसको सही कर लीजिए, माँ। अब यही जो पांचों वर्ण होते हैं ना, यही पांचों वर्ण, इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगर का चा टा ता पा के बाद अनुनासिक वर्ण मतलब ये कोई आए, तो ये जो का होगा अपने ही पांचवें में, चा अपने पांचवें में, टा अपने वर्ग के पांचवें में, ता अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण है, उदाहरण लिखिए आप, बाक धन मय। जब बाक धन मय होगा तो देखो का मेल किससे हुआ, माँ से, जबकि माँ जो है पा वर्ग का, माँ जो है वो पा वर्ग का पांचवा होता है। तो का अपने पांचवें में, का पांचवा कौन सा तंगा, तो का जो है अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। देखो हो गया, का अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। आप देख रहे हो का किस में हो गया, अंगा में। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये बांग में। कुछ लोग इसको बाढ़ में बोलते हैं, बाढ़ में बोलते हैं, वो गलत है। आप बोलेंगे बांग में, वांग में, आधा न और हल्का सा ग। दूसरा देखिए आप, अगला उदाहरण देखते हैं इसका। एक उदाहरण दे रखा है यहां पे, अप धन में। तो आप देखो पा के बाद में क्या आया, मां, अनुनासिक आया। तो पा अपने ही वर्ग के पांचवें में, तो पा का पांचवा जो होता है वो मां होता है, और पा हलंत है तो फिर मां भी हलंत होगा। और पीछे का मैं ऐसे उतार दीजिए। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधा माँ तो ऐसे लिखते हैं और आधा माँ पूरा माँ ऐसे, तो हो जाएगा अम्मय। क्या हो जाएगा, ये अम्मय। और देख लीजिए, हमने अगर लिखा जगत प्लस नाथ, तो देखो भाई ता का मेल किससे हुआ है, ना से। मतलब प्रथम जो ता वर्ग का पहला कौन सा है, ता, और ना कौन सा है, ता वर्ग का पांचवा, ना। तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें में, ता वर्ग का पांचवा होता ता, था, दा, धा, ना। तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें में, और ता हलंत तो ना भी हलंत है। पीछे का नाथ लिखिए और आगे का जग लिखिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जगन्नाथ। आधा ना है तो हम इसको लिखने की व्यवस्था ऐसे भी होती है, जगन्नाथ। चलिए आगे लिखिए, एक आधा एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है दिक प्लस मंडल, तो का जो है का वर्ग का पहला है, और मां जो है वो पा वर्ग का पांचवा है, मतलब ये अनुनासिक वर्ण है मां। तो का अपने वर्ग के पांचवें में, तो का वर्ग का पांचवा होता है का, खा, गा, घ, nga। तो का अपने वर्ग के पांचवें में होगा तो पांचवा ये होता है। अब का हलंत है तो nga भी हलंत होगा, तो यहां आगे दी और पीछे मंडल, तो ये हो जाएगा दिग मंडल। क्या हो जाएगा, दिग मंडल। आगे चलिए, अगला देखें। हमने लिखा चित धन में, चित धन में, तो ता और मां, ता वर्ग का पहला ता है और पा वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण मां है। तो ता जो चेंज होगा अपने ही वर्ग के पांचवें में होगा, तो ता वर्ग का पांचवा होता है ना। तो ता हलंत तो ना भी हलंत होगा, पीछे का मैं और आगे का चि, तो ये हो जाएगा चिन्मय। इसको और अच्छा लिखेंगे तो आप आधे ना को ऐसे लिखेंगे और पूरा हो जाएगा चिन्मय। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख दिया आपने। चलिए दोस्तों, नियम नंबर 3 डालिए। और नियम नंबर 3 बहुत सरल है, 3, 4, 5, 6 नंबर बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और हम पूरी सारांश नहीं लिखेंगे, पूरी शब्दावली नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा लिखेंगे। आप आगे बढ़े, देखो लिखेंगे क्या, कि यदि
आपको इतना लिखना है, यदि ता हलंत है या फिर दा हलंत है का मेल, ठीक है भाई, चा या छा से हो जाए, ता हलंत है या दा हलंत है, व्यंजन ता या व्यंजन दा का मेल चा या छा से हो जाए, तो ता या दा, चाहे ता हो या दा हो, चा में परिवर्तन हो जाता है। ता या दा चा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। लिखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, हमने लिखा उत प्लस चारण। तो देखिए ता का मेल किससे हुआ, चा से। हमने कहा ता हो या फिर दा हो, तो व्यंजन ता हो या फिर व्यंजन दा हो, तो व्यंजन ता का मेल किससे हुआ दोस्तों, चा से। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा। तो ता के स्थान देखो, ता जब हलंत है तो चा भी क्या होगा, हलंत होगा। पीछे वाला चारण, आगे वाला उ, तो फाइनली क्या हो गया, उच्चारण। और आधे चा को लिखने की जो व्यवस्था हमारे यहां है वो ये है, उच्चारण। आप बात को समझ पा रहे होगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखें, लिखें सत्य प्लस चरित्र। तो ता का मेल चा से हुआ, जो मेल यहां था और वही मेल यहां है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा, और चा कैसा होगा, आधा। तो आगे का हमने सा उतार लिया, पीछे का हमने चरित्र, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये सच्चरित्र। आगे चलें और लिख लीजिए, एक और लिख लें, यहां लिख लें बृहत प्लस छत्र। ता व्यंजन पूरा होगा और छत्र, तो ता का मेल किससे हुआ, छा से। ता का मेल किससे हुआ, छा से। तो ता के स्थान पर क्या होगा, चा, तो यहां भी क्या होगा, छा। तो छा कैसा होगा, आधा, और आधा छा ऐसे लिखते हैं, सॉरी आधा क्या होगा, चा, और आधा चा ऐसे लिखते हैं। और पीछे का छत्र और आगे का ब्रह, तो क्या हो जाएगा, वृहत छत्र। क्या हो जाएगा, वृहत छत्र। चलिए अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 4 लिखें, यदि ता या दा का मेल, व्यंजन ता या दा का मेल जा या झा से हो जाए, जा या झा से हो जाए, तो तादा के स्थान पर चा हलंत वाला हो जाता है। तादा के स्थान पर हलंत वाला चा हो जाता है। जैसे हम बात करें महत प्लस जन, महत प्लस जन, सॉरी चा नहीं, यहां पे जा होता है। क्या होता है, यहां पे जा होता है और जा हलंत वाला। महत प्लस जन, तो ता का मेल किससे हुआ, जा से। तो ता का मेल जब जा से होगा तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, जा, और जा कैसा होगा, हलंत वाला, मतलब आधा। आधा जा ये हो गया, पीछे का जन, आगे का मह, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये महजन। आधा जा, पूरा जा और ना, क्या हो जाएगा, ये महजन। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होगे। अगला उदाहरण देखिए, हमने लिखा, इसमें जो लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए, एक और है सत्य प्लस जन। तो इसको जो आप करेंगे, तो ता का मेल किससे हुआ, जा से, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, जा, और जा कैसा होगा, हलंत वाला, मतलब आधा जा। तो आधा जा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, आधा जा लिखने की जो व्यवस्था है वो ऐसे भी तो है। और पीछे का जन लिखना है, लिख लीजिए, आगे का सा लिखना है, लिख लीजिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये सज्जन। आइए एक उदाहरण और लिख लीजिए, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। तो देखो ता का मेल किससे हुआ, जा से।
तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा जा, और ता आधा तो जा भी आधा, आगे का उ और पीछे का ज्वल, तो फाइनली क्या हो जाएगा उज्ज्वल। दोस्तों उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है, इसको ध्यान दीजिए, उसमें दोनों जा जो होते हैं वो आधे रहते हैं, इस बात को आप नोट कर लें। अगला नियम लिखें, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 लिखें। कि ता या दा के बाद में टा या ठा हो तो ता दा के स्थान पर टा हो जाता है। टा कौन सा, हलंत वाला। ता या दा के मेल, ता या दा का मेल किससे हो, टा या ठा से हो, तो ता दा के स्थान पर क्या हो जाता है, टा हो जाता है। और टा कौन सा, हलंत वाला। जैसे आपने लिखा तत् धन टीका, तत् कहते हैं तुरंत और टीका कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो टीका टिप्पणी तुरंत कर लेता हो। तो ता का मेल टा से हुआ है तो ता के स्थान पर क्या होगा, टा, क्योंकि नियम कहता है। और ता के मेल, ता का स्थान पर अगर टा होगा तो टा कैसा होगा, हलंत वाला। और पीछे का टी का ये है और आगे का ताई है, तो फाइनली बन गया तट्टीका। क्या बना दोस्तों, तट्टीका। एक तो तरीका ये कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बनना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आधा ये टा बन गया, इसी में नीचे टा एक और बनाइए और ये बना दीजिए, तो फाइनली बन जाएगा। थोड़ा अच्छा सा बना लीजिए ऐसे, तो फाइनली बन जाएगा तट्टीका। ऐसे दोस्तों होता है सत प्लस टी का, सत प्लस टी का, तो इसका बन जाएगा सट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर डालिए 6। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, ठीक। नियम नंबर 6 डालिए इसको। यदि, नियम नंबर 6 डालिए, यदि ता या दा के बाद डा या ढा हो तो ता दा के स्थान पर डा हो जाता है और डा कौन सा, हलंत वाला हो जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। तो ता का मेल डा से हुआ है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, डा, और ता हलंत दोस्तों डा भी हलंत, आगे का उ और पीछे का डयन, तो क्या बन जाएगा ये उड्डयन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है, ठीक है। चलिए नियम नंबर डालिए 7। नियम नंबर 7 डालें। नियम नंबर 7 डालें। नियम नंबर 7 कहता है कि यदि ता या दा के बाद में ला हो तो ता दा के स्थान पर ला हो जाता है, तो ता दा के स्थान पर ला हो जाता है। नियम नंबर 7 ये कहता है। जैसे हमने लिखा यहां पे उत प्लस लास, तो आप देख रहे हो ता के बाद में क्या आया है, ला, तो ता के स्थान पर हो जाएगा ला। ता आधा है तो दोस्तों ला भी क्या होगा, आधा, और आधा ला लिखने की व्यवस्था ऐसे होती है, आगे का ऊ और पीछे का लास, तो क्या हो जाएगा ये उल्लास। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखेंगे आप, उत प्लस लेख, तो आप देख पा रहे होंगे कि आधा ता जो लिखा है आगे, ता का मेल किससे हुआ, ला से, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, ला, और ता आधा तो ला भी आधा, और क्या हो जाएगा ये उल्लेख। आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब डालिए अब नियम नंबर 8, आप नोट करें, कर लिया क्या, ठीक है। नियम नंबर 8 डालिए। नियम नंबर 8 डालें।
और लिखें कि यदि यदि ता या दा के बाद में ता या दा के बाद में शाह हो, ता या दा के बाद में शाह हो, तो ता दा के स्थान पर चा, और चा कौन सा, हलंत वाला, और शाह के स्थान पर छा हो जाता है। ये अच्छा नियम है, आप ध्यान से एक मिनट रुके, सोचें और फिर पढ़ें। लिखा है यदि ता या दा का मेल शा से हो जाए तो तादा के स्थान पर चा, हलंत वाला ता और हलंत वाले दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा, और शा के स्थान पर छा हो जाता है, हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा उत प्लस श्वास, पहले ये लिखो जो थोड़ा ठीक लगे आपको, समझ जाओ। उत प्लस शास्त्र लिख लीजिए। आपने लिखा उत प्लस शास्त्र, तो आप देखेंगे कि ता का मेल सा से हुआ है, ता का मेल किससे हुआ है, शा से, और ये शा कौन सा है दोस्तों, ये शा जो है वो तालव्य शा है। तो देखिए ता के स्थान पर चा होगा, चूंकि ता हलंत है या ता आधा है तो चा भी कौन सा होगा, आधा होगा। आय का हमने ऊ उतार दिया यहां पे, और शा का मेल किस में होगा, छा में, तो शा के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा। चलो यहां लिखते हैं, आपको समस्या ना हो। छा लिख, हमने लिख दिया छा। शा पे आ की मात्रा है तो छा पे भी आ की मात्रा लग जाएगी, और ये हो जाएगा छास्त्र, तो ये हो जाएगा उच्छास्त्र। ऐसे ही एक और करा देते हैं। तो आपने देखा उत प्लस श्वास कर लीजिए, उत प्लस श्वास, तो ध्यान से देखिए ता का मेल शा से हुआ है, और शा चूंकि यहां आधा है वो अलग बात है, तो ता जो आधा है उसके स्थान पर चा आधा हो जाएगा, तो चा आधा हो गया, और शा आधा है दोस्तों तो छा भी आधा हो जाएगा, और वाश, तो क्या हो जाएगा, ये उच्छ्वास। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल इसका और लिख लीजिए। यहां लिखा है तत् प्लस श्रुतवा, तत् प्लस श्रुतवा लिखा है। देखो ता का मेल स्रा से हुआ है दोस्तों, आप जानते हैं ये जो स्रा होता है श्रमिक वाला, इसमें शा आधा होता है और रा पूरा होता है। अब इससे मात्रा लगी है तो मात्रा ऐसे रू पे लगी तो रू मात्रा रूप यहां पे लग जाएगी। तो ता जो हलंत है इसका मेल शा से हुआ है, क्योंकि शा भी आधा ही है, तो ता के स्थान पर हो जाएगा शा, तो आप सॉरी ता के स्थान पर हो जाएगा चा, तो आपने लिख दिया चा, और चा कौन सा होगा, आधा। शुरू है तो सा के स्थान पे क्या हो, सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, छा, और छा कैसा होगा, आधा। अब वो रू है, तो देखो शाह जब आप आधा लिखेंगे, आपको उसमें रा भी निकालें तो रा आप ऐसे निकालेंगे, और छ्रुवा आप ऐसे, ये एक रा ऐसे निकालेंगे, और छ्रुवा छ्रुतवा सॉरी आधा ता भी है इसमें, वा भी है, तो तच्छ्रुतवा लिखेंगे आप, तच्छ्रुतवा। ठीक है, चलिए आप अगला नियम डालिए, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है, देख लीजिए। नियम नंबर 9 कहता है यदि ता या दा के बाद में हा हो, ता या दा के बाद में हा हो, तो तादा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, हा के स्थान पर धा हो जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। यह भी आपका अच्छा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, आप ध्यान से देखें। जैसे हमने लिखा उत प्लस हार, लिखा हमने उत प्लस हार, तो आप देखें ता का मेल किससे हुआ है, हा से,
जब दोस्तों ता का मेल हा से हुआ है तो नियम कहता है कि यदि ता का मेल हा से होगा तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा, तो ता के स्थान पर दा हो गया और दा कैसा हुआ, हलंत वाला। और हा के स्थान में धा होगा तो दोस्तों हा के स्थान पे क्या हुआ, धा, पीछे रा और आगे उ, सॉरी आगे उ, तो ये क्या लिखा, उद्धार। इसको हम अगर मिला के लिखेंगे, इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो ये दा आधा बना है, देखो देखो यहां फिर धा आपको पूरा बनाना पड़ेगा और ये बनेगा उद्धार। शुद्ध वर्तन है इसकी, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तत् प्लस हित, तो आप देख रहे हैं कि ता का मेल किससे हुआ है, हा से, और ता का मेल जब हा से होता है तो नियम कहता है कि ता का स्थान पे दा होता है, और ता हलंत है तो दा भी क्या होगा, हलंत होगा। तो आपने दा भी क्या कर दिया, हलंत कर दिया। और पीछे हा के स्थान में धा होगा तो हा मात्रा छोटी की, तो धा पे मात्रा भी छोटी की लग जाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये फाइनली हो जाएगा तद्धित, और दा आधा बनेगा और ये धा पूरा बनेगा, और मात्रा छोटी की तो बन जाएगा तद्धित, है ना। ऐसे आपका एक होता है पद प्लस हति, आपका एक होता है, आप उसे नोट कर लीजिए, पद प्लस हति तो होता है पद्धति। आप इसको भी करेंगे घर से, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। अब आप नियम नंबर 10 डालिए, नियम नंबर 10, नंबर 10 डालें आप लोग। तो जो नियम नंबर 10 रहेगा हमारा, वो कहता है कि यदि छा के पहले, यदि छा के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, यदि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है, तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है। चलिए इसको देख लीजिए, छा के पहले कोई स्वर हो, दोस्तों ध्यान रखना है, छा के पहले कोई स्वर हो, पहले कोई स्वर हो। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा अनु प्लस छेद। अगर दोस्तों हम अनु प्लस छेद को दोनों जो है, अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करना चाहें तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा आ धन ना, धन छोटा उ, धन छा, फिर ए और फिर दा, यही तो होगा। तो आप देख रहे हैं कि छा से एकदम पहले क्या है, कोई स्वर है ना। छा से एकदम पहले क्या है, स्वर है। स्वर कौन सा है, छोटे ऊ की, छोटा ऊ जो है। तो इस कारण क्या होगा, नियम कहता है छा के पहले कोई स्वर हुआ तो छा के स्थान में चछा हो जाएगा, तो स्वर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छा से पहले क्या हो जाएगा, चछा हो जाएगा। तो आप अनु का तो अनूर ऐसे ही रहेगा जैसे है, और छेद जो लिखा है वो छेद ऐसे हो जाएगा। हम जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे पर प्लस छेद लिखा है, तो आप देख रहे हैं जो छेद का छा है उसमें पहले एक, उससे पहले कोई स्वर है, स्वर कौन सा है, छोटी ई। जब छोटी ई स्वर है तो छा के स्थान पर चछा हो जाएगा, तो ये परि तो पूरा रहेगा ही, छा के स्थान चछा हो जाएगा तो छेद तो हो जाएगा परिच्छेद। ऐसे ही एक एग्जांपल और यहां देख लीजिए, स्व प्लस छंद, स्व में आ रहा है और छा से पहले से स्वर आया है तो छा के स्थान में क्या होगा, चछा हो जाएगा। तो दोनों मिलकर यहां क्या बनाएंगे, स्वच्छंद। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। तो नियम नंबर अब डालेंगे आप लोग 11, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। नियम नंबर 11 डालें आप लोग। तो लिखिए, नियम नंबर 11 लिखें आप लोग। यदि मां व्यंजन, और म्या देखो दोस्तों, मां व्यंजन जो है ना वो हलंत वाला व्यंजन है, के बाद
कोई भी अंतस्थ, और अंतस्थ में कौन सा आता है आपका, या, रा, ला, वा, या। कोई भी ऊष्मीय, ऊष्मी में कौन सा आता है आपका, श, श और हा। में से कोई हो, आप समझ रहे हैं ना, यदि मां के बाद अंतस्थ या ऊष्मी में से कोई हो, तो मां जो है ना, मां अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों। किसमें, अनुस्वार में। और आपने जब वर्णमाला पढ़ी होगी तो अनुस्वार की जो मात्रा होती है वो इतनी होती, अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे बदलता है आइए हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। हमने लिखा यहां पे सम प्लस बाद, सम प्लस बाद। तो देखो सम का जो मां है, ये मां है, और इसका मेल किससे हुआ है, वा से। वा जो कौन सा है, अंतस्थ है। तो मां किसमें चेंज होगा, अनुस्वार में। बस कुछ नहीं होना है, मां किसमें चेंज होगा, अनुस्वार में। सा लिखिए, वाद लिखिए और अनुस्वार लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये, संवाद। बस यही नियम है इसमें। क्या नियम है कि यदि मां के बाद में कोई अंतस्थ या ऊष्मी व्यंजन हो तो मां अपने ही अनुसार में बदल जाता है, मां खुद जो है अनुसार में बदल जाता है। जैसे एक और लिख लीजिए, किम धनवा। तो मां के बाद में वाह आया है, तो मां किसमें चेंज होगा, अनुस्वार में। तो कि ऐसे लिखिए, वाह ये लिखिए और अनुस्वार लगा दीजिए, क्या जाएगा, किम वा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे हम कहें सम प्लस योग, आप सम प्लस योग कर रहे हैं, तो मां के बाद में क्या है, या। तो मां चेंज किस में होगा, अनुस्वार में। तो अनुस्वार में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, संयोग। आगे देखिए, आगे है सम प्लस हार। मां के बाद में क्या आया है, हा, ऊष्मीय। तो मां चेंज किस में होगा, अनुस्वार में। और अनुस्वार आप जानते हो, सा लिखिए और आप हार लिखिए, और हार तो यह संहार। इस प्रकार ये 11वां नियम खत्म होता है। बस आप नियम इसको नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब नियम नंबर 12 डालेंगे, इसको मिटाते हैं। नियम नंबर डालिए 12। 12वां नियम कहता है आपका, यदि मां के बाद, मां के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, किसी वर्ग का। दोस्तों आपने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, तो उसी वर्ग में से, पांचों वर्ग में से कोई अक्षर हो, तो क्या होगा, जो मां होगा, मां पूरा व्यंजन जो मां है, ये दो रूप ले सकता है, या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर उसी वर्ग के, या फिर उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कैसे होगा, आइए देखते हैं। उदाहरण पहला देखिए, आप आपने यहां देखा सम प्लस कल्प। तो अगर इसे हम अनुस्वार में बदलवाते हैं तो मां बदलेगा अनुस्वार में, तो शाह और कल्प और अनुस्वार में ये हो गया, तो हो गया संकल्प। अगर मां अनुस्वार में चेंज नहीं हुआ, उसी वर्ग के, जिस वर्ग का कोई अक्षर है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हुआ, तो सा होगा। और मां जो है कौन सा, का वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, अंगा, तो अंगा ये, और ये कल्प, तो हो जाएगा संकल्प। क्या हो जाएगा दोस्तों, संकल्प। इसको लिखने की बहुत शुद्ध व्यवस्था हमारे यहां ऐसे दी गई, इसको ऐसे कीजिए, यहां आप कल्प ऐसे लिखिए, होता है संकल्प। आप इसको नोट करें। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं तो लिख लें,
जैसे हमने लिखा सम प्लस पूर्ण, अगर हम इसको अनुस्वार में बदलें तो अनुस्वार में तो बदल जाएगा ऐसे, सा प्लस पूर्ण लिखा और अनुस्वार लगा दिया। लेकिन अगर पा वर्ग का पांचवा करना है तो पा फा वा भा मा होता है, तो मा पांचवा ये होता है सम पूर्ण। अब माँ आधा है तो आधे माँ लिखने की व्यवस्था ऐसे होती है, तो आप इसको संपूर्ण ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बात समझ रहे होंगे। नियम नंबर 13, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर आप नियम नंबर 13 डालेंगे। किम प्लस चित, ये घर से करना है आपको। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, उसको भी आपको घर से करना है, सम प्लस तोष, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ठीक है, कर दीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और नियम नंबर आप 13 डालेंगे। होता है लिखिए नियम नंबर 13 लिखे, यदि री रा और शा के बाद, दोस्तों री रा शा के बाद में क्या हो, इसका मतलब क्या हो, ना हो। री रा शा के बाद में क्या हो, ना हो, तो ना हो अथवा, ना हो और लिखो, ना हो और बीच में, बीच में कोई स्वर हो, कोई वर्ग का व्यंजन हो, कोई वर्ग का व्यंजन हो, अथवा कुछ भी हो, तो प्यारे दोस्तों ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है, ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। आपको दिख रहा है, ठीक है। यदि री रा शा के बाद में ना हो और बीच में कोई स्वर, कोई व्यंजन, अंतस्थ ऊष्म कुछ भी हो, तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। एक एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल है राम धन अयन, एग्जाम्पल है राम धन अयन। आप देखें कि आपको मिला रा, आपको मिला रा, और उसके बाद मिला आपको ना, बीच में स्वर है, अंतस्थ है, वर्गीय व्यंजन है, इससे कुछ भी हो, लास्ट में जो ना होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अड़ा। आप ध्यान से देखो, ये आ मिलेगा मां में, तो ये हो जाएगा रामा, और या तो है ही हमारे पास या, तो फाइनली क्या हो जाएगा, रामायण। इसको आप नोट कर लीजिए, रामायण। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं भूष धन अन, भूष धन अन, तो आप देख रहे हैं कि शा के बाद में क्या है, ना है, शा के बाद में क्या है, ना है। दोस्तों तो आ मिलेगा शा में, तो भूष पूरा हो जाएगा, और ना के स्थान पे अड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूषण। ऐसे ही और लिख लीजिए, प्र प्लस मान, प्र प्लस मान, तो प्रा में रा पूरा है और रा के बाद में आ भी आया है, फिर मां आया है, फिर ना आया है। फिलहाल जो है इसमें रा के बाद में ना आया है, बीच में चाहे कुछ आया हो, तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है, और प्रा तो पूरा रहेगा ही, मान रहेगा, फिर चेंज किस में होगा, ना में, और ना किस में चेंज होगा, अड़ा में, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण। ऐसे ही आपको देख मिलेगा पर प्लस मान, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाण। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको नियम नंबर लास्ट लिखाते हैं, ठीक। चलिए
नियम नंबर 14 लिखें आप लोग, और ये लास्ट है। यदि सा के पूर्व, दोस्तों ध्यान रखो, यदि सा के पूर्व, सा के पूर्व, कौन सा सा के पूर्व, ये सा के पूर्व अ या आ को छोड़कर, ये आ और आ ना हो, अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, अन्य कोई स्वर हो, सा के पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो शा के स्थान पर श हो जाता है, तो शा के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है, चलिए नियम आपने पढ़ लिया। उदाहरण देखें आइए, जैसे हमने लिखा अभिधन शेख, तो आप देख रहे होंगे शा के पूर्व में अगर हम इसको दोनों को वर्ण विच्छेद करते हैं, दोनों का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद इस तरह से होगा, तो आप देखें यहां पे आ भी होगा लास्ट में। यहां देखिए शा के पूर्व में आ को छोड़कर क्या आया, ई आई है, और ई कौन सी, छोटी। शा के पूर्व में क्या है, स्वर आया है, कौन सा स्वर है, छोटी ई का। तो शा के स्थान पर शा हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जब कुछ चेंज नहीं हो तो अभी तो ऐसा ही रहेगा, शा हो जाएगा शे, और ये का, तो फाइनल हो जाएगा अभिषेक। ऐसे ही अगला है एक बी प्लस सम, तो शा से पहले छोटी ई आई है, तो बी तो ऐसे ही रहेगी, बस शाह जो है वो शाह में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विषम। ऐसे ही एक और लिख लीजिए कोई, नी प्लस सिद्ध लिख लीजिए, नी प्लस सिद्ध लिख लीजिए। सा से पहले छोटी ही है, तो नी तो ऐसे ही रहेगा और ये सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ व्यंजन संधि का टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। आज आपने संधि पढ़ी, व्यंजन संधि, और बहुत अच्छे से पढ़ी आपने, सबको समझ में भी आई होगी, और जिनको समझ में नहीं आई वो दोबारा वीडियो देख लें। दोस्तों कोरोना की लहर दोबारा शुरू होने वाली है, अपने आप का बचाव करते हुए चलें। ठंड अच्छी पड़ रही है, घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और वीडियो को देखते रहें, और पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी जारी रखें। जय हिंद दोस्तों।